उद्घाटन है, उसे लेकर बात चल रही है। सपा को अपने इलाकाई मजबूत नेताओं पर भरोसा, तो वहीं पूर्वांचल में जहां छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनका भी अपना असर है। इसी पूर्वांचल से सांसद बने नरेंद्र मोदी, देश के पीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्य के मुख्यमंत्री और सपा के नेता अखिलेश आजमगढ़ के सांसद हैं। यहाँ बसपा भी अस्तित्व के लिए जूझ रही है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में सौगात दी है, तो सपा अपने दौरे के काम गिना रही है। यहाँ घमासान है। कांग्रेस भी इस बार जोर शोर से वहां सक्रिय है। प्रियंका गांधी भी वहां लगातार देखे जा सकते हैं। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में पूर्वांचल के रण को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों में घमासान चल रहा है। पूर्वांचल के हर क्षेत्र में राजनीतिक दलों के स्टार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। योजनाओं की सौगात दी जा रही है, तो सपा, कांग्रेस, बसपा राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। नेताओं ने पूर्वांचल का चप्पा चप्पा छान मारा है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण होना है। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर ले रही है, जबकि सपा का कहना है कि ये काम उनका है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में रैलियां की, सौगात दी। वहीं अखिलेश भी हर क्षेत्र में सपा की जीत के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। ये पूर्वांचल है जहां छोटे छोटे सियासी दलों का अपना प्रभाव है। अपना दल एस को और निषाद पार्टी को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। उधर सपा ने राजभर को अपने साथ ले लिया है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पूर्वांचल क्षेत्र में राज्य की 156 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल पर बीजेपी ने अपना प्रभाव दिखाया था। बीजेपी को 106 सीटें हासिल हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा केवल 18 सीटें हासिल कर पाई। कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। अब इसी क्षेत्र में घमासान है। पूर्वांचल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। केंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार में पूर्वांचल के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वांचल क्षेत्र में सघन प्रचार अभियान है। पूर्वांचल के कई जिलों में सपा का अपना आधार है। इन क्षेत्रों में सपा के कई प्रभावशाली नेता हैं जो पार्टी चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वांचल की इस लड़ाई में बीजेपी केंद्र और राज्य के जरिए अयोध्या और वाराणसी, मथुरा जैसे स्थलों में किए गए कामों का जिक्र भी कर रही है। मुद्दों को उछाला जा रहा है और नए नए पेंच तलाशे जा रहे हैं। पूर्वांचल में 2014 के बाद बीजेपी काफी मजबूत हुई। सपा, बसपा और कांग्रेस उसके इसी आधार को हिलाने के प्रयास में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुट गए हैं। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में आपने भी अपने जो अगला चरण है यात्रा का, वो गोरखपुर से घोषणा की है। उसके अलावा कल प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम वहां होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम। तो कैसे आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल इस बार कितना अहम है? और पूर्वांचल के अंदर क्योंकि लगातार एक बात और आई है, आपने देखा होगा कि इस बार जो भी सभाएं हुई हैं उसमें कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है कि कानून व्यवस्था खासकर आजमगढ़ और जो वो पूरी बेल्ट है वहां पर बेहतर हुई है। ये भी एक बड़ा वहां पर लगातार सभाओं में बोला जा रहा है। तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या काट है समाजवादी के पास? जी देखिए संजय जी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल है पूर्वांचल का। और समाजवादी पार्टी की यात्रा जी, विजय रथ यात्रा 2 दिन गोरखपुर से लेकर के कुशीनगर तक चली है जी। जो लोगों का स्नेह, जो सहयोग, जो सहभागिता लोगों की रही है, नौजवानों की, किसानों की, व्यापारियों की, आम लोगों की, वो बदलाव के संकेत दे रहे हैं कि बदलाव तय है। जिस के बहाने कल प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, जिसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था,
जिसका दोबारा शिलान्यास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री से कराया। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो आधारशिला समाजवादियों ने रखा उसका कल उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे भी कार्यकर्ता कल पुष्प वर्षा करके उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और लगातार हम लोग एक सवाल पूछते रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई अपनी एक योजना, कोई अपनी एक सोच, कोई अपना एक कार्य जो अब तक 2017 में सरकार बनने के बाद किए हों वो पब्लिक के बीच में नहीं बता पा रहे। और जिस कानून व्यवस्था की बात संजय जी आप कर रहे हैं उस कानून व्यवस्था काल आपने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, जिस महिला के साथ जिला पंचायत के चुनाव में नग्न तांडव हुआ उसको आपने देखा, किस तरीके से उन्नाव में पत्रकार को पीटा गया उसको आपने देखा, किस तरीके से कासगंज में पुलिस के लोग टोटी से फांसी की कहानी बना दे रहे हैं कि टोटी से लटक के मर गया व्यक्ति। ये कानून व्यवस्था का जो हाल है इस पे अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा तो खड़ा करता रहा। भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर के विधायक लंबुआ से उन्होंने भी सवाल खड़ा किया और एक जाति विशेष के अपराधियों की सूची जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा था कि इन जाति के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से बेहाल है, किसान परेशान है और सब परिवर्तन का मन बना चुके हैं और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा। जो संदेश गोरखपुर के लोगों ने दिया, जिसकी उम्मीद हम लोग कम करते थे, उससे कई गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पे कई गुना ज्यादा लोग स्वयं चल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में शामिल हुए, उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए और बड़ी तादाद में बदलाव का संकेत दिए। संजय जी, पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करेगी और 2022 के चुनाव में बदलाव होगा। चलिए, बिल्कुल। अभिषेक वाजपेयी जी, आप कांग्रेस से हैं, लगातार कांग्रेस इस बार सक्रिय दिख रही है, प्रियंका गांधी दौरे पे दौरे कर रही हैं और उन्होंने भी पूर्वांचल को एक तरीके से टारगेट किया है कि अब की बार वहीं से सारी चीज की शुरुआत लगातार कर रही है। तो पूर्वांचल कितना अहम कांग्रेस को इस बार लगता है कि वहां पर, और एक और आपके लिए चैलेंज है कि इस बार कांग्रेस ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, वो भी एक राजनीति का हिस्सा है आपका, रणनीति का हिस्सा है आपका, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए लगातार कांग्रेस के वर्कर तो मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी है। अभिषेक जी, देखिए संजय जी, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने चीजों को बताया, लेकिन साथ में इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस में सीट स्तर के जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी ने इस बात को पूरी तरीके से झुठलाया और बताया कि जो डिसीजन मेकर है वो कैसे डिसीजन लेता है। उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी चीजों को सुनने के लिए, उनकी भावनाओं को सुनने के लिए पूर्वांचल की रैली बताती है कि हमारा जनता के साथ जुड़ाव कैसा है, जनता हमको क्या पसंद कर रही है, क्या नापसंद कर रही है, सारी चीजें बताती है। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, हमारी भीड़ कोई पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की जब रैली होनी हो तो उसमें डीएम कहे कि साहब 40 लाख रुपए दे दीजिए, वो बसें जानी है, तो हम उनके प्रवक्ता मानते हैं कि हाँ, कम से कम भीड़ कैसे लाई जाती है ये बताया उन्होंने। लेकिन हमारे लिए पूर्वांचल ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, पूरा भारतवर्ष महत्वपूर्ण है। जनता की आवाज सड़क से लेकर के सदन तक अगर किसी पार्टी ने उठाया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि माननीय अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज को उठाया, उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को उठाया, उन्होंने किसानों के न्याय के लिए जो उनकी हक की आवाज है उसको उठाया, महंगाई के लिए आवाज उठाया। जो हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है 14 से लेकर के 24 नवंबर तक ये महंगाई के लिए प्रोग्राम चल रहा है। हर एक जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनकी मांगों को उठाया, हर एक वर्ग के मुद्दे को उठाया। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उज्ज्वला योजना का नाम लेकर के फ्री का बता करके सब्सिडी को हड़प कर गए, ये भी बताया।
हर एक मुद्दे को छुआ है। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की जनता सर्वोपरि है। हमारे लिए किसी से गठबंधन जरूरी नहीं है, हमारे लिए जनता से गठबंधन जरूरी है। क्योंकि जब हम जनता की चीजों को सुनेंगे, जनता के मुद्दे को उठाएंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे। ये बिल्कुल, जनता की तो बहुत ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। वर्तमान में चुनाव है तो ऐसे में जनता की ज़रूरत है। मैं अशोक पांडे जी, कुछ सवाल ऐसे उठे, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाए हों और चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हो, क्योंकि इस बार जो है चुनाव बड़ा अहम है और खासकर पूर्वांचल इसलिए भी अहम हो जाता है कि बड़े चेहरे वहीं से आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं पूर्वांचल के अंदर कि जो कह सकते हैं कि पूर्वांचल के अंदर वापसी आपकी होगी? अशोक पांडे जी। देखिए, आपको बता दें कि ये 4.5 साल तक तो अखिलेश जी बैठ के घर में ट्वीट कर रहे थे जनता के साथ जी। जब कोरोना संक्रमण काल था तो योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संक्रमित हुए, हमारे मंत्री संक्रमित हुए, विधायक संक्रमित हुए, कई का निधन हो गया, जबकि अंतिम आदमी तक स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंची, प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था हुई, पैसे की व्यवस्था हुई, स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हुई और उनके भोजन के लिए हमने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम दिवाली तक अन्न देने का काम करेंगे। ये एकदम आंख से दिखाई दे रहा था। अभी एक साथी ने कहा कि हमारी योजनाओं को ये लोग लागू करते हैं। रामनगर बनारस में एक रामनगर का पुल था, वो पास हुआ था मुलायम सिंह के जमाने में, काम लगा, फिर मायावती आ गई, नहीं बन पाया, अखिलेश जी आके लौट गए। अब जब योगी आदित्यनाथ जी ने वो उसको रामनगर का पुल शुरू हुआ, सातवीं पुल, ये कहने लगे कि हमारा है। ये तो ये भी कहेंगे कि हम सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल न किए होते तो राम मंदिर न बनता। ये तो ये भी कहेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक अहमद और गायत्री प्रजापति को हम न लाते तो बीजेपी की सरकार न बनती। ये 4.5 उत्तर प्रदेश में मंत्री सरकार इनकी थी तो उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था, अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया था। इनके लिए गायत्री मंत्र का जाप नेताजी लगातार करते रहे, अपने बेटे को गायत्री प्रजापति के लिए छोड़ दिया। ये वो लोग हैं। आज 4.5 साल बीत गया तो 22 किस्म का इत्र लेके आ गए हैं। अब आओ ओम प्रकाश राजभर जैसा मित्र लेके आ गए हैं, और तो और जिन्ना को भी लेके आ गए हैं, मुन्ना को भी लेके आ गए हैं, झुंझुना लेके आ गए हैं। 4 साल कुछ किए नहीं, तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। कि हमने 4 साल 5 साल हमने काम किया। उत्तर प्रदेश में अपराधी के पीछे बुलडोजर आज भी लोग जानते हैं। हम जब इनकाउंटर करते हैं दुर्दांत अपराधी का तो उसकी मूर्ति लगाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम शौचालय की, हिंदुस्तान के अंदर जब शौचालय की बात कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। जो पार्टी 70 साल शासन करती है, गांव में इज्जत घर नहीं दे पाई थी, घर घर इज्जत घर दिया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया, जनधन योजना के अंतर्गत बैंक की सीढ़ियां चढ़ाया, और आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर मिल रहा है, जाके देखा जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, 12 बजे तक घूम सकते हैं। आप चले जाइए पश्चिम में, वहां जो लोग पलायन कर गए थे घर वापस आ गए हैं, जिन्हें धर्म की के आड़ में भगाने का प्रयास हुआ था। ये वही लोग हैं ना जो जब बम विस्फोट होता है बनारस में तो सीरियल बम ब्लास्ट के अभियुक्त वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार करती है। आतंकियों का हाथ भी इनके साथ है, ये दुर्भाग्यजनक। जी अशोक पांडे जी, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन पूर्वांचल में अभी भी बहुत कुछ है जो बिल्कुल है। बिल्कुल पूर्वांचल बड़ा, हम यही कह रहे हैं अशोक पांडे जी, पूर्वांचल बड़ा खास है क्योंकि इस बार पूर्वांचल में ऐसे ऐसे चेहरे हैं कि वास्तव में देखने लायक चुनाव की स्थिति होगी। और राहुल लाल जी, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है लगातार, आप भी सक्रिय रहे हैं, सारी चीजें देखते रहे हैं। अब की बार अगर हम पूर्वांचल की बात करें, और आपने भी देखा होगा बयानों के अंदर कानून एक मुद्दा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है राहुल लाल जी की पूर्वांचल के अंदर जो बात अभी पांडे जी ने बोली, अशोक पांडे जी ने बोली कि अपराध का राजनीतिकरण, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पूर्वांचल के अंदर रहा है।
कानून व्यवस्था का सवाल भी वहां पर बहुत रहा है। लेकिन इसी चीज को टारगेट योगी जी ने किया और लगातार उसी को लेकर बयान भी वहां पे आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब भी हम किसी से पूछते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तो ले देकर वो 3-4 घटनाएं सामने रख दी जाती है कि जैसे पूरे 5 वर्षों में केवल वो 5 घटनाएं किसी एक ही प्रदेश में हुई हो और प्रदेशों में तो ना हो। केवल 5 घटनाएं को ले देकर सभी लोग उसी को बात करते हैं। लेकिन एक बात यह भी होनी चाहिए राहुल लाल जी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि वास्तव में जो अपराधी है वो किसी एक जाति का नहीं है, वो किसी एक दल का नहीं है। वो तो जैसे जैसे उसे मौका मिलेगा वैसे वैसे दल बदलेगा। तो इस बार पूर्वांचल के अंदर आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है, और जो कानून व्यवस्था और अपराध का राजनीतिकरण ये कितना अहम वहां होने जा रहा है? देखिए संजय जी, मैंने तो सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, पूर्वांचल के राजनीति को हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो गेटवे कहलाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जो वहां पे वर्चस्व स्थापित करेगा, प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी, ये भी एक लंबे समय से कहा जा रहा है। और अतीत इसका जो है कि उसकी पुष्टि करते हैं अतीत के आंकड़े से। आप अगर हम लोग अभी वर्तमान सरकार को देखें तो वर्तमान सरकार एक तरह से 115 सीटें, पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में इनको 115 सीटें आई हैं। और 2012 में अगर अखिलेश आए थे तो उसमें भी जो है कि वो 103-104 सीटें उनको पूर्वांचल से मिली थी। और 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी आई थी तब भी 85 सीटें उनको मिली थी। यानी स्पष्ट है कि किसी को अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो उनको इस सेक्टर में कम से कम, इस सेक्शन में उनको 100 सीटें लगभग चाहिए लगभग। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि आपको 100 के आसपास की लगभग सीटें चाहिए, तभी आप एक तरह से आप पूरे प्रदेश की राजनीति में आप रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हर पार्टियों ने, हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जी जान लगाया हुआ, और यहाँ पे टक्कर बड़ा मुकाबले का मामला यहाँ पे छिड़ा हुआ है। जो चीजें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि आखिर जो कानून व्यवस्था की बातचीत अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है कि स्पष्ट तौर पे इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कहीं न कहीं संजय गोस्वामी जी वो मजबूत हुई है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो योगी जी की जो छवि खराब हो रही है, कहां से हो रही है? वो निर्णय सही ले रहे हैं, सही ढंग से चीजों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो कई सारे पुलिस पदाधिकारी, मैं खुल के कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश प्रशासन के कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं, जो आप बड़े घटनाओं का भी आप नाम बता रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष को मौका मिलता है इनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाने का, उसमें अधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, और उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हुई। नहीं तो आपको ये अपवाद के मामले भी नहीं मिलते। वैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बुलंदशहर के मामले में जिन भी पत्रकारों ने एक तरह से उस घटनाक्रम में पीड़िता को रेप या गैंगरेप शब्द का प्रयोग किया, उन सबों को उसमें एफआईआर दर्ज हुए। अब सीबीआई जांच में भी चार्जशीट में वही चीज कहा गया, तो आप देख लीजिए क्या गड़बड़ी रही। अभी गोरखपुर में हम लोगों ने देखा, चलिए घटना घट गई थी, लेकिन डीएम और एसपी किस तरह से दबाव बना रहे थे उनके ऊपर। या फिर अभी कासगंज के घटनाक्रम में देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी काम सही कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको जो कठोर संकेत, अगर वो उन लोगों को और कठोर संकेत दिए जाते कि आप अपने स्तर से भी पूरा ध्यान रखिए, तो आप यकीन मानिए कि आलोचना करने के लिए कोई बिंदु नहीं मिलता यहाँ पे इनको। तो ये इन लोगों के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा योगी जी को कि भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी एक जरूरत है कि जो भी अधिकारी रूल ऑफ लॉ से दाएं बाएं होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल कठोर एक्शन लीजिए, यकीनन स्थितियां और सुधर जाएंगी। देखिए, अगर हम लोग पूर्वांचल की पूरी राजनीति की बात करते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर एक मामला है जिसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार जो है कि वो आगे की स्थिति में आती है। लेकिन हम लोग जानते हैं संजय जी की जब भी पूर्वांचल की राजनीति होती है उसको भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर प्लस विकास के कार्यक्रम, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री का एक तरह से संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर जो कि एक तरह से जो है कि खुद मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र यहाँ पे आता है और विकास के तमाम चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन पूर्वांचल के राजनीति का एक सच जाति भी है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जब राजनीति की चर्चा करें और उसमें जाति समीकरण की बात ना करें तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजा नहीं आता राहुल जी, कहीं ना कहीं जाति सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में। मैं बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोगों को याद करें हम लोग संजय जी की जो एक पूरा 2017 के चुनाव में अगर हम लोग ध्यान में करते हैं तो उस समय जो एक तरह से जो अभी गृह मंत्री जी हैं उन्होंने एक समीकरण बनाया कि गैर यादव ओबीसियों को जोड़ने का पूरा एक समीकरण बनाया कि मुस्लिम और यादव और ओबीसी में यादवों को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग, एक जाति समीकरण उन्होंने तैयार किया और वो जबरदस्त कामयाब हुआ। यही कारण है कि उनको 100 प्लस सीटें सीधे जो है कि पूर्वांचल की राजनीति में भी दिख रही है, चूंकि हम लोग अभी यहीं पे बात कर रहे हैं। इस बार वो प्रयास कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है।
वो भी उसी तरह से छोटे छोटे सारे दलों को, जिसमें कि हम लोग देख ही रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने राजभर को अपने साथ जोड़ा है, तो वो रणनीति ये लेके इधर से ये लोग भी आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं कि कांग्रेस भी जो सभाएं कर रही है वहां पे, चाहे बनारस में हम लोगों ने प्रियंका गांधी के सभा को देखा, तो वो एक तरह से पहली बार हम लोगों को दिखा कि उन कांग्रेस के सभाओं में भी भीड़ दिखी। लेकिन हाँ, इन लोगों से कुछ गड़बड़ी भी हो जा रही है। देखिए, ये रणनीति सही बना रहे हैं, सही दिशा गति में विपक्ष चल भी रही है, उनके मुद्दे भी सही है। महंगाई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है संजय जी, जिससे कि हर कोई प्रभावित है। डीजल पेट्रोल के मूल्य जरूर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर दोनों ने घटाया उसको, लेकिन अभी भी वो महंगाई के स्तर पे है, ये मुद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन अब आप बताइए कि इस समय क्या जरूरत था समाजवादी पार्टी को जिन्ना का मामला लेके आने के लिए? तो देखिए, सही ट्रैक पे आप चल रहे होते हैं और उसमें जबरन आप जिन्ना जैसे मामलों को जवाब ले आते हैं, तो ये आप खुद भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे जाते हैं। अभी कांग्रेस की बताइए, प्रियंका गांधी हर घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा उनके ऊपर भले आरोप लगे कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करती हैं, लेकिन हर तरफ वो काफी सुपर एक्टिव नजर आई, और एक तरह से कहीं कहीं प्रदेश की जनता ने उनको आशा की नजरों से देखा। बिल्कुल राहुल लाल जी, मैं राकेश शुक्ला से पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपने एक लाइन में खाली जी संजय जी, एक लाइन में मैं पूरा करूँ। देखिए, इनका संगठन कमजोर है। ये देखिए, अगर हम लोग एकदम बिल्कुल कठोर मूल्यांकन करें तो कांग्रेस का संगठन प्रदेश में काफी कमजोर है, लेकिन कमजोर संगठन के बावजूद भी प्रियंका गांधी भीड़ ला रही है। वो भीड़ वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा बात की चीज है, लेकिन ऐसे में बताइए उनको हिंदू तो सलमान खुर्शीद का मामला या फिर तमाम जो बयान आ रहे हैं, उनके यहाँ बहुत सारे बयानवीर हैं, उनके यहाँ भी कम नहीं है, बहुत सारे बयानवीर है, और सबको सारी चीजें याद भी उनके यहाँ तब आती है जब चुनाव नजदीक होता है। ये हमेशा से परंपरा रही है कांग्रेस की कि उनके लोगों को चुनाव आते आते कुछ ऐसी चीजें, एक आदत सी पड़ी हुई है कि जैसे ही चुनाव आए तो कुछ तो ऐसा तीर निकालें कि कम से कम उनका नाम सामने आए, वो भी नेता लगे देश के अंदर। ये परंपरा रही है। राकेश शुक्ला जी, पूर्वांचल की बात अगर, और क्योंकि आप लगातार पूर्वांचल को देखते रहे हैं, बहुत सारी चीजें, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पूर्वांचल के अंदर इस बार के अहम मुद्दे कौन से आपको लगते हैं, और जो कांग्रेस की सक्रियता है वो सपा का कितना खेल बिगाड़ सकती है? एक बात। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि लगातार छोटे दलों को अपने साथ लेने की होड़ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लेकिन बसपा और कांग्रेस ऐसे दल है जो ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये कितना पूर्वांचल के अंदर इंपैक्ट डालेगा? जी देखिए, पूर्वांचल की यदि अपन बात करें तो इस बार बहुत ही रणनीतिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्रैक बनाया है। आप उस ट्रैक को देखेंगे तो एक धार्मिक ट्रैक है, एक डेवलपमेंट का ट्रैक। पिछले दिनों करीब 1 महीने का यदि हम रेशियो देखें तो उस 1 महीने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जा रहे हैं पूर्वांचल में। अभी हाल ही में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात जो है कल दी जा रही, ये आप इसका विकासात्मक पक्ष देख सकते हैं। अब आप उसका धार्मिक पक्ष देखिए तो अयोध्या में पहली बार पिछले 2-3 सालों में व्यापक तरीके से दीपावली बनाने का काम हो रहा है। प्रयागराज में अर्ध कुंभ को महाकुंभ से बड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने किया। काशी मथुरा में वो जन्माष्टमी मनाने जाते हैं। इस तरीके से आप इन दोनों ट्रैक को देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां एक ऐसा ट्रैक बनाया है जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में उनकी सत्ता की एक्सप्रेसवे पे किसी तरह की रुकावट पैदा न करे। फिर आप देखिए पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल में एक टाइम था जब बाहुबलियों का वहां पे दबदबा था। वहाँ सारे फैसले जो है, राजनीतिक फैसले और सारे समीकरण जो है बाहुबलियों की तरफ इशारे हुआ करते थे। गोरखमठ ने उस बाहुबली वर्चस्व को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया, और वही टूटन के चलते गोरखमठ के ही संत योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर के आसपास के इलाकों पे एक अच्छा खासा समीकरण बना के भारतीय जनता पार्टी को वहां पे स्थापित कराया है। अब यदि हम चुनावी तरीके से देखें तो ये सच्चाई है कि पूर्वांचल जो है कभी भी किसी एक दल के साथ नहीं, ये समीकरण था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब पूर्वांचल पूरी तरह से कांग्रेस के साथ। आप हम 2000 से पहले की यदि बात करें, 1990 के पहले की हम बात करें तो पूर्वांचल में कांग्रेस के अलावा वहां किसी दूसरे दल का कोई वर्चस्व नहीं। लेकिन उसके बाद सने सने परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के चलते अब वहां एक इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है। उसके पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां की जनता हर बार किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी को आजमाती रही है। 2007 में, 2012 में, 2017 में। लेकिन 2017 से
और अभी तक का जो कार्यकाल 2021 तक का हम कार्यकाल देखें तो जो एक प्लस पॉइंट सामने आता है वो ये आता है कि वहां गाजीपुर का बड़ा फाटक टूट गया है। प्रयागराज में आप देखेंगे तो अतीक अहमद बाहर निकलने को राजी नहीं है। गोरखपुर के आसपास के इलाके पे देखिए, मऊ के आसपास के इलाके पे देखिए और आजमगढ़ के आसपास के इलाके पे देखिए, तो जहां एक भय का वातावरण था वहां कहीं ना कहीं भय के वातावरण में कमी आई है। लेकिन ये भी सच है कि 2017 में 115 विधानसभा की सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ती है तो 3-4 ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और उसका कारण था एम बाय समीकरण। तो इस बार जो योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, जिस तरीके की राजनीति लेके चल रहे हैं, वो राजनीति है एम बाय समीकरण के इतर एक नया समीकरण बनाना, जिसमें एम वाई के अलावा जो बाकी की जातियां हैं वो जातियों के मन में जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है उस विश्वास को और मजबूती दी जाए और उस समीकरण के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों को उन क्षेत्रों में जितवाएं जहां हमारा प्रदर्शन खराब रहा है, चाहे वो मऊ हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो। इन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहती है। इस बेहतरी के लिए ही वो विकास और हिंदुत्व इन दोनों एजेंडों को लेकर चल रही है और उसका तीसरा एजेंडा है बाहुबलियों के बल को तोड़ना। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, बड़ी बड़ी अहम बात है कि हिंदुत्व भी और जो बाहुबल है ये भी है, बड़ा अहम रहने वाला है इस बार भी इस चुनाव में और खासकर पूर्वांचल में। जाइएगा नहीं, लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे, हाँ चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। अंग्रेजी और क्या, अरे भाई ये सरकार हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य।
वो टाइम से आगे, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए इनोवेट करना है, सोच से बढ़कर। नेक्स्ट आर्यभट्ट मूवमेंट अगर मैं कर सकती हूँ तो वो मैं लाऊंगी। जिनके हुनर का बोलबाला होगा दुनिया भर, वो इंडिया का फ्यूचर केबीसी पर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स। कल से रात 9 बजे सोनी पर। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस। फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता, लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है कि तुम्हें सर्जन नहीं बनना है, तुम सर्जन नहीं बन सकती हो। MBBS की डिग्री हासिल करने से समाज में औकात हैसियत नहीं बदलती। डॉक्टर सिन्हा को मैं ER का हेड नहीं बनने दूंगा। कुछ मर्द इकट्ठा होकर पूरी दुनिया की औरतों पे अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। कमेटी मेरे और दीपिका के बीच में वोटिंग करेगी। प्यार की बात नहीं है माधवी, रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन किसी को तो वो करना पड़ेगा ना जो इम्पोर्टेंट है, सही है, रिस्क लेना पड़ेगा। हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। धड़कन 6 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। वो टाइम से आगे, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए इनोवेट करना है, सोच से बढ़कर। नेक्स्ट आर्यभट्ट मूवमेंट अगर मैं कर सकती हूँ तो वो मैं लाऊंगी। जिनके हुनर का बोलबाला होगा दुनिया भर, वो इंडिया का फ्यूचर केबीसी पर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स। कल से रात 9 बजे सोनी पर। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। वो टाइम से आगे, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए इनोवेट करना है, सोच से बढ़कर। नेक्स्ट आर्यभट्ट मूवमेंट अगर मैं कर सकती हूँ तो वो मैं लाऊंगी। जिनके हुनर का बोलबाला होगा दुनिया भर, वो इंडिया का फ्यूचर केबीसी पर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स। कल से रात 9 बजे सोनी पर। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा है खास में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, पूर्वांचल की आज बात हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक लगातार सवाल ये रहा है और इसकी बात और लोगों ने भी की है कि ये आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार बाहुबली राजनीति को बढ़ावा देती है और आपकी जब सरकार आती है तब बाहुबली ज़्यादा हो जाते हैं या आपके यहाँ से बाहुबलियों को टिकट ज़्यादा दिए जाते हैं। इस तरीके के आरोप भी विपक्ष लगातार लगाता रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, जातिगत राजनीति में भी अब आपने शुरुआत की है। इस तरीके के भी आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, जो आरोप हमारे ऊपर है कि हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को ज्यादा टिकट देते हैं, अगर आप कुछ सर्वे करा लें तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अपराधी एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अपराधी। और जिन पूर्वांचल पे अपराधियों पे नकेल कसने की बात राकेश शुक्ला जी कर रहे थे, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बनारस के अंदर ब्रजेश सिंह जी अपराधी की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? जौनपुर में धनंजय सिंह जी अपराधी की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? सोनू सिंह, मोनू सिंह जी अपराधी की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये जो तमाम एक जाति वर्ग विशेष के लोग अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको संरक्षण कौन दे रहा है इस सरकार में?
जौनपुर में जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन हुआ? जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किस तरीके से तांडव उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया? जिलाधिकारी और कप्तान किस तरीके से सरकार के लिए चुनाव लड़ रहे थे? लोग पर्चा नहीं खरीद पाए, जो पर्चा खरीद लिया वो पर्चा भर नहीं पाया। किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया गया? जो पत्रकार सही खबर दिखाया उसको पिटाई किया सीडीओ ने उन्नाव के अंदर। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कप्तान के ऊपर हाथ चला रहे हैं सिटी के ऊपर, और आप कह रहे हैं कानून का राज है। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान में अपराधी एमएलए एमपी हैं। राकेश शुक्ला जी, कोई इन मुद्दों को भी छूना चाहिए, इस पे भी राय देनी चाहिए। और पूर्वांचल के सबसे अहम रोजगार का, पूर्वांचल के लिए सबसे अहम महंगाई से निजात पाना। जिस उज्ज्वला योजना के गैस वितरण की बात करते हैं लोग, उसमें 70% लोग महिलाएं जिनको मिला वो दोबारा गैस रिफिल नहीं करा पाई महंगाई के नाते। इन लोगों ने तो कहा था जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, वो अपनी मोटरसाइकिल चलाने की हैसियत में आज नहीं है। इतना पेट्रोल और डीजल महंगा है। खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के लिए डीजल खरीदना महंगा है, खाद बीज खरीदना महंगा है। सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में और जाति समीकरण। आज अगर ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं तो हम जाति समीकरण का खेल कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण नहीं बैठा रही थी। आज निषाद पार्टी के साथ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले रूप से चुनौती दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनसे बड़े गुंडे हम लोग, हमारे लोग थाना फूंकते हैं। एक चैनल ने स्टिंग किया उनका, और केवल एक जाति को साधने के लिए क्या उन लोगों ने उसके बाद उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को एमएलसी नहीं बनाया, उनसे अलायंस नहीं किया? कौन से वसूल और सिद्धांत की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा है महंगाई, समाजवादी पार्टी का मुद्दा है बेरोजगारी, समाजवादी पार्टी का मुद्दा किसानों की समस्या, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार रथ चला रहे हैं। 17 तारीख को गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। गाजीपुर से पुनः रथ चलेगी समाजवादी विजय रथ, और जनता का प्यार, जनता का स्नेह एक साफ संकेत उत्तर प्रदेश से बदलाव के लिए दे रहा है। महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी के नेता बेरोजगारी पे नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार देने की बात नहीं करते। इनके नेता, इनका छोटा हो या बड़ा, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुख्तार, अतीक के आगे इनके पास कोई कीर्ति जी, अभी राहुल लाल जी ने एक बात बोली आपको कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे थे उस ट्रैक से हटके आपको अब चुनाव में जिन्ना याद आ गए अचानक से। अब इसमें किसकी गलती रहेगी? हमारा ट्रैक एकदम क्लियर है संजय जी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जितनी सभाएं रथ यात्रा में हो रही है आप उसको देखिए। लगातार सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसानों की समस्याओं का है, विकास का है। ये घर घर इज्जत घर देने की बात कर रहे हैं। कल जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, क्या इतने लंबे एक्सप्रेसवे पे कहीं एक भी शौचालय का इंतजाम हुआ अब तक जिसका उद्घाटन होने जा रहा है? जो जनता इस पे चलेगी उसके लिए आज तक शौचालय भी नहीं बने हैं, लेकिन हड़बड़ी है सरकार को उद्घाटन कर लिया जाए। जो मंडियां प्रस्तावित थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि एक्सप्रेसवे के बगल में मंडियां बनेगी, उन मंडियों का नहीं पता है, और उसका माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत सारी चीजें अभिषेक वाजपेयी जी, बिल्कुल कीर्ति भाई, क्योंकि समय कम है और मैं अभिषेक से भी जरा सवाल ले लूं। अभिषेक जी लगातार सक्रियता जरूर बनी है, लेकिन जो बात लगातार उठती है वो ये भी है कि कांग्रेस का जो संगठन है कहीं ना कहीं वो कमजोर है। उसके अलावा आपके जो पूर्वांचल के बड़े चेहरे थे जैसे जतिन प्रसाद आपको छोड़कर चले गए, और भी बहुत सारे लोग आपको छोड़कर गए। तो ऐसे में संगठन का जो कमजोर होना है वो एक ऐसा संकेत है कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ निर्भर करता है संगठन पर। कैसे आप देखते हैं? देखिए,
देखिए संजय जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा संगठन जरूर बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमारा संगठन जितना कमजोर दिखाया जाता है उतना संगठन हमारा कमजोर नहीं है। माननीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए इतनी भीड़ आती है, उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत कमजोर है, तो यह विचारणीय है जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज की अभी बड़े सारे लोग बोल रहे थे कानून व्यवस्था के बारे में, बहुत सारी बखान कर रहे थे। आपको याद दिला दूं कि काफी सारी न्यूज में भी चला था कि रारी गांव में कैसे दबंगों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर डीजल डाल करके उनको जलाने की कोशिश की थी। क्या वो छोटी घटना थी? आपने भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया था, लेकिन मैं छोटी छोटी घटनाएं याद दिला रहा हूं आपको। आजमगढ़ के रौनापारा में कैसे वहां पे जब एक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने के लिए गया था, कैसे वहां के एसपी ने उसको थप्पड़ मार करके भगा दिया था। क्या वह छोटी घटना थी? क्या जो अभी लेटेस्ट घटना हुई थी, कैसे नए दर्जे के युवकों ने, नए जोशीले युवकों ने उनकी तानाशाही इस तरीके से देखी कि पुलिसकर्मी साइड मांग रहा था तो साइड ना दे करके उसको चाकू से गोद दिया था। क्या यह छोटी घटना थी? ये इकबाल बुलंद है उन लोगों का कि वो बताता है, ये चीजें दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कहीं पे भी कानून का डर किसी के अंदर नहीं है। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, अभी अशोक जी बड़ा बखान कर रहे थे स्वास्थ्य योजनाओं का। अरे अभी कल मैं गया था बछरावा विधानसभा के गूढ़ा के पास में पड़ता है एक गांव, छोटा सा पड़ता है, जिसका नाम है भौसी। वहां पे एक छोटा सा अस्पताल दिया था, इंदिरा जी के टाइम पे एक अस्पताल मिला था। वहां पे उसको बुनियादी सुविधाएं तक का नहीं, और तो और छोड़िए, नित्य क्रम करने वाले जो शौचालय होता है वहां पे उसकी सुविधा भी नहीं है, जो कि मौजूदा समय में एक महिला डॉक्टर वहां पे अपॉइंट है। और तो और मैं आपको बड़ी साफ सुथरी लफ्जों में बता दूं कि मैं निवेदन करूंगा पांडे जी और आपके चैनल के माध्यम से कि वहां के 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज ही नहीं लगवाई हुई है। कल वहां पे मीटिंग थी, वहां पे कार्यकर्ताओं ने मीटिंग बुलाई थी, मैं खुद स्वयं गया था। वहां पे लोगों ने बताया कि 40% लोगों ने पहली डोज ही नहीं लगवाई है, और सरकार बखान कर रही है सिर्फ आंकड़ों का। चलिए अभिषेक जी, तो ये जिम्मेदारी, विपक्ष इन बातों को उठाता है, मुद्दों को उठाता है, लेकिन क्या सरकार जागती है? नहीं जाग पाती है। और मैं आपको चलिए सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपने बताई और वास्तव में अगर कुछ ऐसा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ राहुल लाल जी भी हैं। राहुल जी, क्योंकि समय कम है, 3 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा, फिर उसके बाद शुक्ला जी के पास जाऊंगा। राहुल जी, अकेले चुनाव लड़ने की कुछ स्थितियां बनती दिख रही हैं, उसके अलावा 2 छोटे छोटे गठबंधन भाजपा के और सपा के दिख रहे हैं। ऐसे में इस बार का जो चुनाव है उसे लेकर आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और खासकर बसपा को कहां देखते हैं? क्योंकि अगर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो उसका लाभ भी आपको क्या लगता है कि किसे मिलने वाला है? देखिए, जो स्थितियां है अकेले चुनाव लड़ने की, अगर पूरी कहानी देख रहे हैं तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की बहुजन समाज पार्टी, उसके पास अपना जो उसका वोट बैंक है, जो जाटा वोट है, वो तो उनके पास इंटैक्ट है, लेकिन वो उसमें कुछ विशेष वृद्धि करने में सक्षम नहीं दिख रही। चूंकि देखिए, मायावती जी अभी भी उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन का प्रचार कहीं कहीं वो 2007 के शैली में है, और हम लोग देख रहे हैं कि 2013-14 से ही देश में चुनाव प्रचार और चुनाव को मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है संजय जी। अब इलेक्शन जो है 24/7 वाली स्थिति में आ चुकी है। तो हम लोग तो पहले ही आलोचना भी कर रहे थे कि विपक्ष के नेता जो है कि वो जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो रियल में भी भारतीय जनता पार्टी के जो वो आलोचना कर रहे थे, जो ट्विटर या सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये एक गंभीर आलोचना थी इस समय के विपक्ष के लिए। लेकिन फिर भी इस समय जिस तरह से अखिलेश यादव काफी आक्रामक तौर पर बाहर निकल रहा है और उनको जनता का जन समर्थन भी मिल रहा है, उस पूरे भूमिका में कहीं कहीं बहन मायावती नहीं दिख रही है। तो वो तो एक तरह से इस दौड़ में हमें जनता के नजरिए से भी अगर आप बातचीत करें तो जनता भी एक तरह से धीरे धीरे उन्हें इस दौड़ से बाहर रख रही है। चुनाव का जो मुख्य मुकाबला है, इसमें कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इस मुख्य मुकाबले में एक तरह से बीजेपी तो है ही, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो मुकाबले में है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस जिस तरह से प्रयास कर रही है, तो वो क्या चीजें लाएंगी वो अब आगे के समय में दिखेगा। लेकिन अभी तक कहीं कहीं जो आप अगर मेरे नजरिए से पूछे तो यह चुनाव इस समय तक मुझे
आज के डेट तक में ये बीजेपी गठबंधन बनाम जो एक तरह से समाजवादी पार्टी जो भी गठबंधन बना रही है, इन दोनों के बीच में ये चुनाव होता हुआ अभी तत्काल प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की रैलियां काफी उत्साहित करने वाली है, लेकिन अगर कांग्रेस और मजबूत होती है तो फिर एक बड़ा यक्ष सवाल यह उठता है कि अगर वो कुछ वोट लाती है, जो भी वोट लाती है, तो क्या उससे किसको नुकसान होगा? तो देखिए, स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस सामान्य रूप से थोड़ी मजबूत होगी तब तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं, लेकिन कांग्रेस की मजबूती में और वृद्धि होगी तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जमीनी स्थिति संजय जी आज के डेट में वैसी स्थितियां नहीं नजर लग रही कि कांग्रेस की उपस्थिति से इस समय तक समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। अगर वो और मजबूत होकर उभरेंगी तब फिर ये स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, प्रदेश सरकार अपना एक तरह से जो इनके तरफ से जो तमाम तरह की चीजें ये लोग उठा के चल रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के राजनीति की अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है। चूंकि देखिए, आप एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई कल जो उद्घाटन किया जाएगा वो तो समाजवादी पार्टी के समय में था। ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अंततः अगर अब आने वाले समय में जो दूसरे पार्टियों के लिए संजय जी, अब सभी पार्टियों के नेता ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं कि बीजेपी की राजनीति इतनी आक्रामक हो गई है कि जिसका शिलान्यास अगले कार्यकाल में अगर वो पार्टियां उसी से उसका उद्घाटन न कर देंगे तो फिर उसका वो अपने लिए प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी बात है ना, आप अपने परियोजनाओं को इतना लंबा क्यों लटकाते हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि कह रहे थे, मैं बनारस में मैं रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है संजय जी, मैंने बिल्कुल देखा है वहां से क्या स्थितियां थी। रामनगर के मामले को लेकर वो प्रोजेक्ट कितना लंबा जो है कि खिंचता चला जा रहा था वो प्रोजेक्ट। तो अगर अलग अलग सरकारें आई गई और प्रोजेक्ट पूरा ना हो तो जिसके समय पूरा होगा तो वो श्रेय लेगा। तो ये स्थितियां हैं इन मामलों को लेकर। लेकिन जो दूसरे तरफ से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जाति समीकरण है, जो खेमेबंदी है, वो विपक्ष की खेमेबंदी भी काफी मजबूत चल रही है। और कहीं कहीं बीजेपी के सरकार को, योगी जी की सरकार को जो नुकसान है वो केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों का नुकसान उन्हें सहना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए डीजल पेट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि है, महंगाई का जो पूरा मामला है, वो नुकसान केंद्र सरकार का दिया हुआ नुकसान है, जिसमें योगी जी कुछ नहीं कर सकते। अगर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को लेकर उबाल है तो देखिए, किसानों का कोई मतभेद योगी जी की सरकार से नहीं था, लेकिन एक तरह से वो आंदोलन काफी लंबा खिंच गया। भारतीय जनता पार्टी को उस आंदोलन को एक तरह से, हमें अभी भी याद है कि एक तरह से 12 जनवरी या जनवरी के समय 22 जनवरी को एक तरह से 11वें दौर की आखिरी वार्तालाप हुई थी, उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं। तो पश्चिमी यूपी में एक तरह से किसान आंदोलन ने जो अपना प्रभाव तैयार किया, जो भी चीजें की हैं, तो वो भी एक तरह से केंद्र के कारण, क्योंकि तीनों कृषि कानून योगी जी ने पारित नहीं किए थे, केंद्र सरकार ने पारित किए थे। तो ये एक स्थिति है कि केंद्र सरकार की कुछ चीजों के कारण और विशेषकर आर्थिक नीतियों के कारण योगी जी कहीं न कहीं कुछ नुकसान की स्थिति में प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहे हैं, जिसको विपक्ष लाभ लेने की स्थिति में विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। कितना मुद्दा बनाएंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि अगर वो खुद ही जिन्ना या फिर कांग्रेस खुद ही हिंदुत्व का नारा लेके सामने में आएगी तब तो वो रास्ता भटक जाता है। लेकिन अभी भी चूंकि इलेक्शन में समय है, वो जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो बिल्कुल स्ट्रेट उसी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। अगर वो स्ट्रेट उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे तब तो सही है, लेकिन अगर ये बीजेपी के पीछ पर जाके खेलना चाहेंगे तो फिर इनको नुकसान हो जाएगा संजय, जिसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल। राकेश शुक्ला जी, क्योंकि आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, और दूसरी बात कि पूरे अगर पूर्वांचल की राजनीति को देखें तो आपको सबसे अहम वहां दिखता क्या है? क्योंकि ये तो बात सभी ने की कि वहां बार बार मन बदलता है, लेकिन इस बार का मन बदलना बहुत अहम है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए तरह के समीकरण बन रहे हैं। समीकरण ये बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे चुनाव को लेके, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा पीछे दिखे और कांग्रेस थोड़ा सा आगे दिखे। उसके पीछे कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में माननीय प्रियंका वाड्रा जी उनके लिए वरदान साबित हों। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप लखीमपुर खीरी का, कि लखीमपुर खीरी जब अखिलेश जी जाते हैं तो कोई उसको हाइप नहीं दिया जाता, लेकिन लखीमपुर खीरी जाने से प्रियंका जी को रोका जाता है और उस ड्रामा को बड़ा हाइप दिया जाता है। उस हाइप के पीछे कारण ये होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत दिखे, और यदि कांग्रेस मजबूत दिखेगी तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होगी और वोटों का एक ऐसा ध्रुवीकरण तैयार होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा।
और ये पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग पॉकेट में अलग अलग तरीके के समीकरण बना के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसी समीकरण में जो सबसे ज्यादा सीटों वाला पूर्वांचल है, उस पूर्वांचल में भी वो दो तरह के ट्रैप लेके चल रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा, एक विकास और दूसरा हिंदुत्व, क्योंकि वहाँ एमबाई का भी समीकरण है और एमबाई के समीकरण को काउंटर करेगा हिंदुत्व। और विकास के मुद्दे से उन तमाम छोटे छोटे समाज के लोगों को, जातियों को जोड़ा जा सकता है जो अभी तक डेवलपमेंट की परिभाषा को भी नहीं जानते थे। तो संजय जी, ये अच्छा, राकेश शुक्ला जी एक सवाल और। अयोध्या का जो मंदिर है, क्योंकि जो राम मंदिर है, अब तो मंदिर बन रहा है और भव्य बन रहा है, इसको लेकर भी है, क्या इस बार भी पूर्वांचल में अयोध्या भी एक बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, सिर्फ संजय जी अयोध्या फैक्टर नहीं होगा, पूरा हिंदुत्व फैक्टर होगा। और उस पूरे हिंदुत्व का एक बुके बनाया गया है, वो प्रयागराज, मथुरा और अयोध्या। उसमें गोरखपीठ जो है उसका कलश होगा और उस कलश में ये आपके प्रयागराज, मथुरा और अयोध्या के फूल सजाए जाएंगे और वही फूल भारतीय जनता पार्टी के लिए खिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लखनऊ तक पहुंचने का जो एक मार्ग बनाया जा रहा है, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में किसी तरह की राजनीतिक बाधा पैदा ना हो। तो सिर्फ एक ही विषय हम नहीं लेंगे कि अयोध्या, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हिंदुत्व का एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, क्योंकि आपका 5 से 7 लाख दीप जलाना अयोध्या में अपना मायने रखता है। महाकुंभ की तर्ज पर प्रयागराज को करना मायने रखता है। और एक छोटी सी बात मैं संजय जी आपसे बता दूं कि अभी अयोध्या में दीपावली के समय जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण हुआ, उसे बहुत बारीकी से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पहले की सरकारों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन ये सरकार राम भक्त और कृष्ण भक्तों पर पुष्प वर्षा करेगी। तो ये कृष्ण भक्त जो जोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि अयोध्या के बाद अब अगली बारी आपके मथुरा की है। और यदि मथुरा वाला इशू आपका क्लिक कर गया तो हमें लगता है एम बाय समीकरण में जो यादव फैक्टर है, कहीं ना कहीं उस पर भी सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, क्योंकि यादव खुद को कृष्ण वंशज मानते हैं और राजनीति में अब कृष्ण के वंशजों पे भी सेंध लगाने का एक प्रयास है। संजय जी, चलिए राकेश शुक्ला जी, आप सभी लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का महत्व रहा, इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों में जोरदार संघर्ष चल रहा है। पूर्वांचल का महत्व कई तरह से, ऐसी पूर्वांचल में जहां बीजेपी अपने शासन के दौरे के कामकाज गिना रही है, तो सपा अपने दौरे की उपलब्धियों को गिना रही है। कांग्रेस एक बार फिर अपने जनाधार को पाने की कोशिश करती दिख रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों का घमासान तेज होता जा रहा है और हर दल में क्रेडिट लेने की होड़ दिख रही है। चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर